नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब सबसे पहले बात करते हैं बुलंदशहर हादसे की। यूपी के बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जा रहे मजदूर हादसे का शिकार हो गए हैं। पिकअप वाहन को डग्गा मार बस ने टक्कर मार दी। हादसे में आपको बता दें 10 लोगों की मौत अब तक की जो खबर सामने आई है उसमें यह अपडेट आया है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई बच्चों समेत 10 से ज्यादा मजदूर घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद की एक ब्रेड कंपनी में मजदूरी करने वाले करीब 25 से अधिक मजदूर जो हैं वो पिकअप में गाजियाबाद से अलीगढ़ जनपद की तहसील अतरौली के गांव रायपुर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जा रहे थे। जैसे ही सलीमपुर थाने के पास पहुंचे तो यहां एक डग्गा मार बस ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा है। 10 से ज्यादा घायलों को जिला अस्पताल और जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों की अगर बात करें तो मरने वालों की संख्या में भी अब इजाफा होने की बात कही जा रही है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके के हादसे कितनों की जिंदगियां लगातार लीलते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद आ रही थी और उसकी एक प्राइवेट बस से दुर्घटना घटी है। लगभग अब से 50 मिनट पहले दुर्घटना काफी बड़ी है और 21 लोग यहाँ जिला अस्पताल में आए हैं। डॉक्टर्स द्वारा देखा जा रहा है, पूरी टीम यहाँ लगी हुई है डॉक्टर्स की, और उससे कुछ कैजुअलिटी हुई है। कितनी हुई है मैं अभी जब उसको चेक कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला उद्देश्य है कि तत्काल उनको उपचार दिया जाए और हम सभी लोग लगे हैं कि जितने भी घायल हैं उनका अच्छे से इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है, 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। घायलों की अभी स्थिति क्या है और मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो क्या आंकड़ा और बढ़ा है? अनिल जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र में डंगा मार बस के और पिकअप गाड़ी में जिस तरह से भीषण आमने सामने टक्कर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसा इतना भयंकर था कि जो मैक्स गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। और अगर बात की जाए तो उसमें जो 33 लोग सवार थे गाड़ी में, और 10 अगर बात की जाए तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका तो आंकड़ा जो कुछ 15 से 16 मौतों का कह रहा है। लेकिन अगर स्थानीय अधिकारियों के डीएम की पुष्टि की बात करें, डीएम ने हालांकि 10 लोगों की मौत की पुष्टि जरूर कर दी है, लेकिन अगर जिनकी जो हालत बताई जा रही है, जो हायर सेंटर रेफर किए गए हैं, उनमें से 8 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और मौत का आंकड़ा भी अभी बढ़ सकता है। अगर स्थानीय लोगों की माने तो स्थानीय लोगों का जो चश्मदीन है उनका कहना यह था कि हमने 15 शवों को गिना है, लेकिन अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी अभी करीब जो जनपद बुलंदशहर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह है वो 10 मौतों की पुष्टि कर रहे हैं। और अधिकारियों की बात करें तो अगर जो लोग मीडिया की अगर बात की, मीडिया ने जब सवाल पूछे गए कि आखिरकार डंगा मार जो बसें हैं और डंगा मार जो वाहन लगातार जिस तरह से हाईवे पर दौड़ रहे हैं तो वो किसकी सह पर दौड़े, तो उसको लेकर डीएम ने जनपद बुलंदशहर डीएम ने कहीं ना कहीं तत्काल निर्देश देते हुए पूरे जनपद में दंगा मार वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जरूर दिए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा, जो सबसे बड़ा सवाल फिर यहाँ यही आता है कि जो मीडिया में खबर चलने के बाद या इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस तरह के संज्ञान लिए जाते हैं, उससे पहले आखिरकार संज्ञान क्यों नहीं लिए जाते हैं। तो अगर ये जिस तरह से लगातार जिस तरह सड़क पर जो दौड़े और अगर 10 लोगों की जिस तरह से जो मौत हुई है, आखिरकार उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और जो परिवार के जो लोग हैं वो बताया जा रहा है गाजियाबाद में एक कंपनी में, सभी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और अपने गंतव्य अतरौली जो गांव उनका पड़ता है अहिर नगरा जो पाली थाना क्षेत्र में है वहां जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हुई है। और जो बाकी लोग हैं वो 27 जो घायल हैं उनमें से जो 8 लोग बताए जा रहे हैं उनकी हालत भी अभी नाजुक है, क्योंकि हायर सेंटर रेफर कर दिया, बाकी के बुलंदशहर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि जो घटना की अगर जानकारी मिल निश्चित रूप से अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि डग्गा मार वाहनों की मकड़ जाल ने 10 लोगों की जिंदगी छीन ली है। आपको बता दें जिस तरीके से सड़कों पर बेखौफ डग्गा मार वाहन दौड़ते नजर आते हैं और लगातार ऐसे वाहन हादसों को निमंत्रण देते हैं। और बुलंदशहर में ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां पर डग्गा मार बस ने 10 लोगों की जिंदगी निगल ली। और अब बात करेंगे शाह का अटैक, कांग्रेस पर निशाना। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में पड़ोसी देशों के हिंदू प्रवासियों को कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की।
और उन्होंने कहा यह मेरे लिए एक भावनात्मक क्षण है, क्योंकि सीएए केवल नागरिकता देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये लोगों को न्याय और उनके अधिकार देने के बारे में भी है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों को न्याय नहीं मिल सका है। इन लोगों को यहां भी परेशान किया गया है। पीएम मोदी ने उन्हें न्याय दिया है। किसी भी देश को धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। यहां पर हुआ है, हिंसक दंगे हुए हैं, करोड़ों भारतीय अत्याचारों को भूल नहीं सकते हैं। ऐसा अत्याचार दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। कांग्रेस 1947 में किए गए अपने वादे को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि उन्हें लगा कि इन लोगों को नागरिकता देने से उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। देश नरेंद्र मोदी के शासन को याद रखेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में पड़ोसी देशों के हिंदू प्रवासियों के सीएए के तहत 188 लोगों के लिए भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान ये वक्तव्य कहे। तो साफ तौर पर गृहमंत्री ने निशाना साधा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री ने अपने तीखे तीर छोड़े हैं। मेरे जैसे समाज जीवन के कार्यकर्ता के लिए एक बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि ये सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं। सीए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का। और पास्ट में भारत सरकार जो कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई, इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको अधिकार नहीं मिले, उनको न्याय नहीं मिला। उनकी प्रताड़ना पड़ोसी देशों में तो हुई, क्योंकि वो हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, सिख थे, मगर उनकी प्रताड़ना अपने देश में भी हुई, यहां पर भी। लाखों करोड़ों लोग 3-3 पीढ़ियां हो गई न्याय के लिए, मगर एक इंडी अलायंस की तुष्टीकरण की नीति ने इस शरणार्थियों को न्याय नहीं दिया। और अब हम बात करेंगे चंपई इधर या उधर। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की हम बात कर रहे हैं। झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर चंपई सोरेन भाजपा का दामन थामते हैं तो ये सत्ताधारी झामुमो के लिए बड़ा झटका हो सकता है। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो नेता चंपई सोरेन को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि चंपई सोरेन बगावत कर सकते हैं और झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन रविवार को दिल्ली पहुंचे और ऐसी खबरें हैं कि यहां वे भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि वे निजी काम से दिल्ली आए हैं। चंपई सोरेन कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। जब चंपई सोरेन से पूछा गया कि वे कोलकाता क्यों गए थे तो चंपई सोरेन ने कहा स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कहा कि वह इसके बारे में बाद में बताएंगे। साफ है कि चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की बात से इनकार नहीं किया है। ऐसी चर्चाएं हैं कि चंपई सोरेन कई विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रहे और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और झारखंड में एक बड़ा जो चेहरा माने जाते हैं चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के सबसे करीबी माने जाते हैं। तो चंपई सोरेन पर अब राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, हेमंत सोरेन के सबसे करीबी जब वो जेल गए तो उनको मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बनाया गया और अब चंपई सोरेन को लेकर राजनीति गर्म हो रही है। चंपई सोरेन आखिर झामुमो को छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन की अब बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें बेहद तेज चल रही हैं। वहीं झारखंड का राजनीतिक सियासी पारा भी काफी तेज हो गया है। चंपई सोरेन शनिवार की देर शाम वो कोलकाता के निकले। उनका उनके साथ स्टाफ था
और एक विधायक की भी होने की उसकी सूचना चल रही है। और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाराज चल रहे नेता, वो भी बड़े नेता के तौर पर गिनाए जाते हैं, लेनिन एब्रम करके, वो भी नाराज चल रहे, उनके भी साथ होने की खबर बताई जा रही है। देर रात जब कोलकाता चंपई सोरेन पहुंचे तो बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ कोलकाता में मुलाकात होती है, एक होटल में जहां वो रुकते हैं, रात में मीटिंगें हो और उसके बाद वो रविवार की सुबह दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर तो उस तरह से साफ करते हैं, इतना कहते हैं कि वो जहां है, वो जहां थे वहीं है और वहीं अभी है। इसके साथ ही साथ बता दें कि नया मोड़ इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि चंपई सोरेन का जो अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया। साथ ही साथ उन्होंने सरकार में जुड़े होने का कोई भी अहम पद नहीं, मंत्री होना, वो भी उन्होंने हटा दिया। इसके साथ ही उनके ट्विटर अकाउंट पर सिर्फ इतना लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड। इसके अलावा और अगर देखा जाए गहराई, चंपई सोरेन झारखंड के जिस गांव में रहने वाले हैं, गांव कहा जाता है, उनके गांव में घर पर जो झंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगा था उसको भी उतार दिया गया है। इसके अलावा और अगर इस कड़ी को जोड़ा जाए तो अगर चंपई सोरेन के ट्विटर अकाउंट को देखा जाए तो उन्होंने एक 7 मिनट पहले ट्वीट किया और एक कभी 14 पहले ट्वीट किया। आप कह सकते हैं कि 15-20 मिनट के अंतराल में 2 ट्वीट बड़े बड़े किए गए हैं। उन दोनों ट्वीट्स में उस कहानी को बयां किया गया कि किस प्रकार उनको एक वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके इशारे पर जब वो मुख्यमंत्री थे तो सारे कार्यक्रम उनके रद्द करा दिए गए, अचानक उनको वापस बुला लिया गया और उन पर एक बार इस्तीफा ले लिया गया एक बार के लिए। अखिलेश जी, एक अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से चंपई सोरेन की अगर बात की जाए, झारखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा है, जमीनी नेता कहे जाते हैं, झामुमो में उनकी अच्छी खासी अहमियत मानी जाती थी, उनको सीएम भी बनाया गया था। अब जब वो झामुमो के साथ नहीं होंगे तो कितना असर झामुमो के ऊपर पड़ने वाला है, और अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी की राजनीति कितनी वहां बदलती नजर आएगी? देखिए, झारखंड एक आदिवासी राज्य के तौर पर चुनाव और वोटिंग में शामिल होता है, ये बहुत खास है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी रही है और उसके कर्ता धर्ता के तौर पर देखा जाए तो वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को पूरा झारखंड और पूरी पार्टी और बाकी पार्टी के नेता उनको गुरुजी के तौर पर कहते हैं। और गुरुजी की बात की जाए तो हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाने की लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। और झारखंड में शिबू सोरेन को एक ऐसे नेता के तौर पर, जमीनी नेता के तौर पर, आम जनता की लड़ाई लड़ने के तौर पर देखा जाता है। और उनकी लड़ाई के बाद ही एक नया राज्य झारखंड बना था। सन 2000 में उसकी नए नाम की घोषणा हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो अब यह है कि झारखंड में चुनावी माहौल जो देखने को मिलता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के फेवर में अक्सर मिलता है और ज्यादातर सरकारें उन्होंने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी है। लेकिन चंपई सोरेन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने में झारखंड में होने वाला है। तो इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जरूर पड़ेगा। हेमंत सोरेन को इसकी चुनौती जरूर झेलनी पड़ेगी। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव में सरकार बनाने में चंपई सोरेन कामयाब होंगे, तो ये देखना जरूर होगा कि जब आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड होगा तो भारतीय जनता पार्टी शिबू सोरेन के सामने, हेमंत सोरेन के सामने या उनके पूरे परिवार के सामने एक बार फिर चंपई सोरेन को उस तरह से खड़ा करेंगे चुनाव में। निश्चित रूप से चंपई सोरेन अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो भाजपा के लिए खासकर हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के सामने ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, चंपई सोरेन का अब नया ठिकाना कहां होगा ये देखने वाली बात होगी। और अब बात करेंगे हम हत्या, सनसनी और कार्रवाई की। जल निगम के अधिशासी अभियंता ग्रामीण संतोष कुमार की दिन दहाड़े हत्या मामले में नया अपडेट आया है। आपको बता दें, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी। कोतवाली नगर प्रभारी को रात में सूचना मिली कि ये दोनों अभियुक्त अमित व उनके साथी प्रदीप दुबेपुर मोड़ से बनारस रोड होते हुए बनारस से बिहार भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई।
रात करीब 2 बजे अभियुक्त गढ़ों को आते देखा गया। पुलिस टीम को देखते ही अभियुक्तों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आत्मरक्षा हेतु पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में अभियुक्त अमित कुमार व अभियुक्त प्रदीप, जो कि मधुबनी सासाराम जिला बिहार का रहने वाला है, ये दोनों घायल हो गए। तत्काल इन्हें जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। कार्रवाई अब इन पर शुरू हो चुकी है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर की ओर से जानकारी भी दी गई है। कल दिनांक 17 अगस्त 2024 को कोतवाली नगर के विनोबापुरी मोहल्ले में जल निगम के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार की हत्या उन्हीं के विभाग के सहायक अभियंता अमित कुमार और एक अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम प्रदीप है, कर दी गई थी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी। कोतवाली नगर प्रभारी को रात में सूचना मिली कि ये दोनों अभियुक्त दुबेपुर मोड़ से बनारस रोड होते हुए बनारस से बिहार भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस। और अब हम बात करेंगे बारिश, भूस्खलन और मुश्किलों के। दरअसल उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से बागेश्वर जिले में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के बोर बलरा में गांव वालों को दुश्वारियों का सामना करते देखा जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हाल ही में हुई लगातार बारिश और भूस्खलन के बाद बागेश्वर जिले के बोर बलरा में गांव वालों को भारी परेशानी हो रही है। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल सकती। गांव वाले नजदीकी शहर जाने के लिए पैदल चलने को मजबूर हैं। शनिवार को एक बुजुर्ग को इलाज की जरूरत पड़ी। उन्हें पालकी के समान कुर्सी पर बिठाकर 12 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया। हमारे ग्राम सभा बोरबलड़ा में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और हालांकि हर क्षेत्र में ही पिछड़ा है। आजकल जो है काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। रोड टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, जगह जगह भूस्खलन हुए हैं, रोड टूटे हैं, चाहे वो मोटर मार्ग हो चाहे वो पैदल मार्ग हो, सारी टूटी हुई हैं। और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंता की बात हो रही है। वहाँ मरीज़ हैं जो अटके पड़े हो रहे हैं, तो हमको कुर्सी में लाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि अभी भूस्खलन की संभावना बनी हुई है, लिहाजा सड़कें दुरुस्त करने में तकनीकी समस्याएं आड़े आ रही हैं। लैंडस्लाइड जोन एरिया में स्थित है, जो उसका अलाइनमेंट है वो हमेशा ही उसमें बहुत बड़ा स्लाइड है वहाँ पर, और उसका जो बात की गई थी उसका दूसरा अलाइनमेंट से उसकी तरफ ले जाते हुए भी इस पर एक बार चर्चा हुई थी, तो इसमें ग्रामीणों में सहमति नहीं बन पाई थी। तो हम ग्रामीणों को कोशिश कर रहे हैं कि उसका अलाइनमेंट चेंज करके उसमें दूसरी तरफ से उसको ले जाया जाए। अदरवाइज़ जिस तरफ से उसका अलाइनमेंट है वहाँ पर तो वो लैंडस्लाइड जोन एरिया बन गया है, तो उसको ठीक किया जाना, बार बार उसमें पत्थर गिरते रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी कटिंग का कार्य है और जल्दी से जल्दी जो रोड है वो थ्रू करने का कार्य किया जाए। गांव वालों का कहना है कि इलाके का बुनियादी ढांचा बेहद खराब है। उन्होंने प्रशासन से सड़क नेटवर्क सुधारने की बार बार अपील की, लेकिन अब तक उनकी गुहार अनसुनी रही है। और अब हम बात करेंगे दर्शन में नहीं बाधा, बुजुर्गों को सुविधा की। राम मंदिर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से विशेष सुविधा की शुरुआत की गई है। आपको बता दें 70 से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक श्री राम जन्मभूमि पथ स्थित ट्रस्ट कार्यालय के काउंटर से सुगम पास अब बनवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें ट्रस्ट के अनुमोदन की जरूरत भी नहीं होगी। आपको बता दें मात्र आधार कार्ड दिखाने से ही ये पास बन जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से रामलला के दर्शनार्थियों के लिए लगातार सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रस्ट की ओर से विशेष सुविधा प्रदान की गई है। वरिष्ठ नागरिक अपने एक सहयोगी सहित बिना ट्रस्ट के अनुमोदन के सुगम पास बनवा सकेंगे। इसके लिए दोनों को काउंटर पर आधार कार्ड दिखाना होगा। 10 मिनट के भीतर उन्हें पास उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि उन्हें व्हील चेयर की भी आवश्यकता होगी तो वह भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ट्रस्ट के अनुमोदन की इसके लिए भी जरूरत नहीं होगी। व्हील चेयर भी निःशुल्क उपलब्ध किया जाएगा। राम मंदिर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से विशेष रूप से ये सुविधा दी जा रही है। तो बुजुर्गों को विशेष सुविधा प्रदान करने की ये तैयारी की गई है। इसके लिए अब बुजुर्गों को विशेष पास प्रदान किए जाएंगे। मात्र आधार कार्ड दिखाने से ये पास उपलब्ध हो सकेंगे। बिना ट्रस्ट के अनुमोदन के सुगम रूप से ये बुजुर्ग पास बनवा सकेंगे।
प्रति बुजुर्ग के साथ एक उनका साथी भी होगा, वो भी बनवा सकता है। और 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में ये पास उनको बनकर मिल जाएगा। जिन बुजुर्गों को चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनके लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है, और ये व्यवस्था जो है निःशुल्क रहेगी, और इसके लिए भी किसी ट्रस्ट के किसी अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। प्रवेश पांडे हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ये अहम सुविधा प्रदान की जा रही है बुजुर्गों के लिए, उनको स्पेशल कार्ड बनाकर 10 मिनट के अंदर दिए जा सकेंगे। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले बुजुर्गों को या जो है महिलाएं थी जिनके गोद में जो है नवजात शिशु होता है, बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को लेकर महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, उनको जो है आराध्य श्री राम जी का दर्शन करने में अक्सर समस्याएं देखने को मिलती थी। लोग जो है थक जाते थे, लेकिन उसी को देखते हुए ट्रस्ट ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद जो है जो बुजुर्ग हैं या जो महिलाएं हैं जिनके जो है गोद में बच्चा है, तो उनको जो है तत्काल प्रभाव से तुरंत जो है एक पास जारी किया जाएगा, जो सुगम पास के नाम से जाना जाएगा। वो पास जारी करने के बाद जो है उसी पास से जो है तत्काल बिना किसी लाइन के जो है इनको दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। तो ये तमाम जानकारियां थी। इसी के साथ आपको बता दूं कि पहले व्हील चेयर पे जो दिव्यांग जाते थे तो उनकी व्हील चेयर जो प्रोवाइड करवाई जाती थी उसका चार्ज पड़ता था, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो या बुजुर्ग महिलाएं हो। तो ऐसे में जो है उसको भी जो है श्री राम मंदिर ट्रस्ट है, और अब जो है व्हील चेयर जो भी बुजुर्गों को सुविधा दी जाएगी व्हील चेयर की, वहाँ कोई शुल्क नहीं ली जाएगी। जी हाँ, निश्चित रूप से प्रवेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की गई है, सुगम उनको भगवान श्री राम के दर्शन हो सकें, इसके लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ये विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है, और ये पूरी सुविधा जो होगी वो निःशुल्क होगी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।